हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब खैरियत से है ना। अगर सब कुछ बढ़िया है तो आइए आपके रसायन विज्ञान सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा कि इसके पहले हमने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था। तो द्रव्यमान संरक्षण के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको स्वयं पता है कि दूसरा टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। दूसरा टॉपिक हमने यही लिखा था ना, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात, निश्चित संगठन का नियम भी इसको कहते हैं। तो लिख लीजिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन का नियम? इसे जानने से पहले हम लोग पहले यह जानें कि इस नियम का प्रतिपादन वो कौन से महापुरुष ने किया था। तो आइए, आप जानते होंगे इस नियम का प्रतिपादन बताइए स्टूडेंट्स। जोसेफ, सॉरी स्पेलिंग गलती लिख दिया हमने, जोसेफ प्राउस्ट। याद है ना आपको? जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ लुइस प्राउस्ट होता है, जेल प्राउस्ट वैसे लिखते हैं। जोसेफ प्राउस्ट ने किया है। अब आइए समझते हैं मूल बात कि आखिर ये स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन का नियम है क्या। इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रूल को समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। ये है हाइड्रोजन और ये वो प्यारा सा ऑक्सीजन जो आप सांस के रूप में लेते हैं। इनको आप उत्प्रेरक उपस्थिति में विक्रिया करा दीजिएगा तो बनेगा आपका वही जल जो पीते हैं, जिसके वजह से हम लोग जिंदा हैं। तो ये हुआ, जरा समझिए। हाइड्रोजन यहाँ 2 ग्राम और ये है 16 ग्राम। इसको और थोड़ा सरल करो और अनुपात में अगर लिखें हम तो देखिए, कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2 और 8 दूनी के 16, तो कितना हो जाएगा? 1:8। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराइए और तत्व उनका जो भारात्मक अनुपात है, भार का अनुपात है, याद रखिएगा। ये भार हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो भार का जो अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात 1:8 के रेशियो में लीजिए तो केवल और केवल जल बनेगा, जल के सिवाय कुछ नहीं बनेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, इसे समझने की कोशिश करिए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करिएगा तो जल बनेगा। हाँ, जल के अलावा कुछ और भी बन सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं और उनके भार का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात रख रहे हैं 1:8, तो एक बार नहीं, आप हजारों बार, लाखों बार अभिक्रिया करा लीजिए, केवल और केवल बनेगा जल बनेगा। इसी चीज को समझा सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने और कहा कि निश्चित तत्व, जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, निश्चित तत्व निश्चित मात्रा में जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा निश्चित यौगिक का निर्माण होता है। मतलब आप तत्व को इधर निश्चित कर दिए तो जो प्रतिफल बनेगा एकदम डेफिनिट है, निश्चित ही है। तो आइए लिखते हैं, निश्चित तत्व, निश्चित तत्व निश्चित मात्रा में जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो प्रतिफल
हमेशा निश्चित होता है। निश्चित तत्व, निश्चित मात्रा, ये निश्चित मात्रा होना जरूरी है। तत्व निश्चित करिए, उनकी मात्रा निश्चित कर दीजिए, उनको आपस में विक्रिया करानी है, छोड़ दीजिए प्रतिफल बनने के लिए, रिलैक्स हो जाइए। क्या बनेगा? निश्चित तत्व निश्चित मात्रा में विक्रिया करेगा तो प्रतिफल हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। अब स्टूडेंट्स इसका एक व्यवहारिक रूप देखते हैं। देखिए विज्ञान हम लोग समझने जा रहे हैं, हमारे आसपास में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने खेती किया और एक बार आपने खेत में गेहूं डाला, गेहूं का पौधा आया, दोबारा आपने गेहूं डाला, फिर गेहूं का पौधा आया। आप हजारों बार अपने अनुभव से जानते हैं, सैकड़ों बार, लाखों वर्षों से आपके परिवार के लोग खेत में गेहूं डालते हैं और केवल गेहूं का ही पौधा आता है कि कुछ और आता है। कैसा हो सकता है कि गेहूं बोए धान जम जाए, गेहूं बोए और आम का पौधा निकल आए, गेहूं बोए और मान लीजिए कि जामुन का पेड़ हो जाए? ये संभव है? तो यही तो नेचर है, यही तो विज्ञान की खूबसूरती है कि आपने तत्व यहां निश्चित रखा, प्रतिकारक को, तो प्रतिफल निश्चित है, एकदम कन्फर्म है। और याद रखना अपने जीवन में भी, यह आपके जीवन पर भी लागू होता है। जो आप कर रहे हो ना, यह प्रतिकारक है। तो याद रखिए, आपका प्रतिकारक यहां निश्चित हो रहा है तो प्रतिफल डेफिनिट होगा, वो भी निश्चित होगा। याद रखिएगा। तो इसको आप इस तरह से कहते हैं कि यदि प्रतिकारक निश्चित हो तो प्रतिफल भी निश्चित होता है। आप ऐसे भी बोल सकते, एकदम सिंपल। यदि प्रतिकारक निश्चित हो तो प्रतिफल भी निश्चित होता है। आप इसको व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं, अगर आपका कर्म निश्चित हो तो परिणाम भी क्या होता है? निश्चित होता है। आप जो कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से परिणाम मिलेगा। आम का पौधा बीज बोए हो, आम का पौधा आएगा, यही प्रकृति का रूल है। इसी को जोसेफ प्राउस्ट ने देखा, समझा और लिख दिया विज्ञान के भाषा में, और ये कुछ भी अलग से नहीं है। अब आइए, इसको और भी तरीकों से व्यक्त किया जाता है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो सदैव निश्चित अनुपात में होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव नियत अनुपात में होता है। कोई भी यौगिक लीजिए, उसमें तत्वों का द्रव्यमान है वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास C+O2 है और ये CO2 बना, तो इस यौगिक में देखिए ये तो 12:32। जब CO2 गैस होगा तब उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो 12:32 ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अगर 12 अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का, उधर से भी बोलिए, आपने इधर से कहा, अब ऐसे सोचिए कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपने कहा कि यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, आप इधर से भी सही है। अगर अनुपात निश्चित है तत्वों का तो यौगिक भी क्या है? निश्चित है। बात एकदम क्लियर हुई? अब आइए इसको आप पहले नोट करिए, फिर एक और बेहतरीन तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। और यही तो है आपके डेफिनेट अनुपात के नियम की खूबसूरती, और बेहतरीन तरीका से आपको व्यक्त कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट्स, स्थिर अनुपात या निश्चित संगठन के नियम को थोड़ा विस्तार से समझें, व्यवहारिक रूप में समझें और पढ़ाई का आनंद लें। देखिए, हमने पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं एक दो। हमने कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CO2 बनेगा। बिल्कुल सही। हमने क्या किया, एक दूसरा तरीका लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो आपको पता है स्टूडेंट कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और तरीका लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट लिया और इसकी अम्ल से अभिक्रिया करा दिया, मान लीजिए HCl से करा दिया। तो क्या बनेगा ये? बोलिए NaCl बनेगा, साथ में बनेगा H2O और निकल जाएगा CO2। आप अगर बैलेंस करना चाहें तो 2 है तो यहाँ पर अब 2 लगा सकते हैं और 2 यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है, एक और मेथड आजमाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिड से करा दिया, मान लीजिए कि एसिटिक एसिड से करा दिया। तो ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स? आपको पता है CH3COONH सोडियम एसीटेट हो गया, H2O हो गया और CO2 हो गया। आप देख रहे हैं कि हमने 4 विधि से CO2 गैस बनाया। आइए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब क्या करते हैं, थोड़ा चौक ले लें, एक दूसरा कलर। हमने इस CO2 को स्टूडेंट्स एक गैस जार में भरा। इसमें CO2 डाल दिया हमने इसको क्या किया, एक गैस जार में भरा। हमने इस CO2 को भी एक गैस जार में भरा और इसको भी गैस जार में भर लिया। इसमें CO2 डाल दिया गया, पैक किया गया। अब आइए ऐसा करते हैं कि इसके बाद अब इसमें से एक तिल्ली जलाते हैं, एक लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी जलाकर मान लीजिए कि हमने एक जलती हुई जो लकड़ी है, ये जलती हुई एक लकड़ी है, हम इसके पास लाते हैं, इसमें डालते हैं, ये लकड़ी जल रही है। अब बताइए कि जब इसमें हम डालेंगे CO2 गैस में, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि CO2 गैस जो होता है वो दहन का पोषक नहीं होता है, इसमें जाते ही बुझ जाएगा। तो इसमें ये बुझ जाएगा मान लीजिए। अब क्या है कि उस लकड़ी को हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उस लकड़ी को कहाँ लाया हमने? यहाँ लाया। अब बताइए क्या इसमें जलेगा? नहीं। आप कहेंगे नहीं, यहाँ भी बुझ जाएगा। आप कहेंगे तो क्या पहेली है, इसमें कुछ बात है ही नहीं है। आप चाहे किसी भी गैस जार में, अगर सभी में CO2 गैस मौजूद है तो आप कहीं पर भी लेके जाइएगा तो ये क्या होगा, ये बुझ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें भी बुझ जाएगा। अब जो आप ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको जरा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है। ध्यान दीजिए, आपने 4 अलग अलग तरीके से, हमने कहा थोड़ा सा मजा लेना है रसायन विज्ञान का, आपने 4 अलग अलग तरीके से CO2 गैस बनाया और देख रहे हैं कि चारों ही जो है दहन का पोषक नहीं है। इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि यौगिक को चाहे किसी भी विधि से बना दो, उसका गुण इस बात पर निर्भर नहीं करने जा रहा है कि उसको बनाया किस विधि से है, क्योंकि इसमें तत्वों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा सब में एक ही है, सब में एक है, सब में 12:32, सब में 12:32, सब में 12:32 है, इसमें भी 12:32 ही है। इसका मतलब कि यौगिक का गुण इस बात पर निर्भर नहीं करता
कि उसको कौन से विधि से बनाया गया। एक बार यौगिक बन गया तो उसका जो स्वभाव है वो हो के रहेगा। आप किस विधि से, किस वजह से, किस बाहरी कारक के प्रभाव में आके पढ़ना शुरू किए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। एक बार पढ़ाई आपने शुरू कर दिया तो उसका जो रिजल्ट होने वाला, बेहतर रिजल्ट होने वाला, वो हो के रहेगा। यही ये रूल कहता है, यही इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका अनुप्रयोग है। तो मैं इसको लिखूंगा, आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ ये उस उदाहरण का, किसी यौगिक का गुण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यौगिक को कौन सी विधि द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। क्योंकि यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात नियत रहता है। मुझे यकीन है कि स्टूडेंट समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब, कोई यौगिक चाहे किसी भी विधि से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यौगिक बन गया तो उसका गुण जो होना है वही होगा, क्योंकि यौगिक में जो अनुपात है तत्वों का वो तो फिक्स है, तो इसलिए उसका गुण भी क्या है, फिक्स है। आप बचपन में इसी चीज़ को पढ़े हैं कि जल को चाहे किसी भी स्रोत से लाओ, नल से, झरना से, कल से, किसी भी स्थान, किसी भी देश, जगह, रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कहीं से भी लाओ, अगर उसका अध्ययन करोगे तो देखोगे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। मतलब जल चाहे आपने झरना से लाया कि नदी से या तालाब से, इसका मतलब ही नहीं है। जल चाहे कहीं से भी आया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और साथ ही साथ जल में उनका जो अनुपात है वो 1:8 उतना ही है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ के जल का अनुपात कुछ और है और अमेरिका से आपने जल लाया, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए कि जल को चाहे किसी भी स्रोत से लाइए, किसी भी स्थान से लाइए, वो कौन चीज़ से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप कहेंगे कि जल हमेशा निश्चित तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी 1:8 होता है। चलिए लिख देता हूँ उसको। जल को किसी भी स्रोत माने सोर्स, जैसे नल से, कल से, नल, कल, वर्षा, नदी, झरना, तालाब, ETC से लाकर, किसी भी स्रोत ETC, तथा किसी भी देश या स्थान। अब देश या स्थान का नाम अपने पसंद से लिख लेना, जो आपको पसंद हो, स्थान से लाकर जब अध्ययन किया जाता है तो पाते हैं कि जल दो निश्चित तत्व हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, तथा
इनके ऊपर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, भार का अनुपात भी एकदम निश्चित कितना 1:8 होता है। इसका मतलब हुआ कि ये निश्चित अनुपात के नियम का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है और बता रहा है चीख चीख के कि निश्चित अनुपात का नियम सही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने पानी कहाँ से लाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि पानी कौन से जगह से लाया, किस स्रोत से लाया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स एक छोटी सी ये नियम है, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही व्यवहारिक है और हम लोग फिर अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।